Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, दिव्यांश, वंदना, विकास, मोतीलाल, राहुल, प्रदीप, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, गर्वित, रजत, राहुल, श्याम, गौरी, खुशबू, पवन, निधि, प्रतीक्षा, संयोजिता, आलोक, पवन, निधि, श्याम, गौरी, सुचिता, रजत, गर्वित, अभय। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all, a very good afternoon to all। हाँ जी, प्राची, राजेश, रजनी, सचिन, विवेक, सोनू। तो हम लोग भाई यशवंत, शिवांग, तो भाई क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, है ना। कैलेंडर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और कैलेंडर में काफी लेक्चर्स भी हो चुके हैं और हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। जैसे कि हम लोगों को पता चल गया है व्हाट आर द लीप ईयर्स। ये लीप वर्ष क्या होते हैं बेटा? लीप ईयर क्या होता है? 4 या 400 से भाग देने पर पता चलता है कि लीप ईयर है कि नहीं है। अच्छा, टोटल लीप ईयर कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं? 10 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 100 में कितने हैं? 200 में कितने हैं? 300 में कितने हैं? 72 में कितने हैं, है ना। तो टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना भी हम लोग सीख चुके हैं। फिर हमने ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी। और ऑड डेज क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7, है ना। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज कहलाएगा। अगर दिनों की संख्या हो तो सीधा 7 से भाग दे दो। अगर बेटा दो पर्टिकुलर मंथ दिए हैं तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट मंथ में गिवन रिमेनिंग डेज, लास्ट मंथ में गिवन डेट, तो टोटल डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर रिमाइंडर ऑफ 7 हो जाता है हमारा ऑड डेज। और अगर ईयर्स में हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हो तो क्या करते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। जितने वर्ष का अंतर है उसमें उतने लीप ईयर ऐड कर दो, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाते हैं? ऑड डेज की वैल्यू बन जाती है। और ऑड डेज की हेल्प से सबसे पहले तो हमने बेसिक क्वेश्चन किए कि मान लो आज कोई पर्टिकुलर दिन है तो इतने दिन बाद या इतने दिन पहले कौन सा दिन होगा। या फिर अगर रेफरेंस कैलेंडर वाले हमने क्वेश्चन किए थे, पहले महीनों का अंतर हमने कर लिया, हमने साल का अंतर भी कर लिया और हमने वो क्वेश्चन भी कर लिए जिसमें महीने और साल दोनों का अंतर होता है। ठीक है, जिसमें महीने और साल दोनों का अंतर होता है। फिर हमने ना रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ा था, तो हमें पता चला था कोई भी ईयर रिपीट होने में 11 साल लेती है। और जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होती वो कितने साल में रिपीट होती है? वो 6 साल बाद रिपीट होती है। जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होती वो 6 साल में रिपीट होती है। समझ रहे हो? हाँ जी। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लगते हैं। और वो कौन से नॉर्मल ईयर है जो 6 साल में रिपीट होता है? जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं या फिर जिसमें 11 जोड़ने पर लीप ईयर बन जाता है। ठीक है दोस्त। लेकिन हमने एक बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ा है, क्योंकि कहीं कहीं पर वो ट्रिक जो है वो फेल हो जाती है, हर जगह ट्रिक काम नहीं करती। और कुल मिलाकर हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? कुल मिलाकर हमने कर लिए भाई, कितने क्वेश्चन कर लिए? 43 क्वेश्चन कर लिए। 43 क्वेश्चन। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आज का लेक्चर अटेंड करोगे, है ना, जब आज का लेक्चर अटेंड करोगे तो इन 43 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन 43 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया होगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आपने इन 43 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया हो। वैलिडिटी के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं अभी जो वैलिडिटी 2 साल हुई है वो नए बैचेस से है या पुराने बैचेस की भी हुई है, इसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, होगी तो वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन का आंसर दो। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? भाई हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी महीने में या किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है? अगर आप कोई भी महीना उठाते हैं तो उस महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जैसे मान लो फरवरी ले लो, फरवरी 2023 की ले लो, फरवरी 2023। क्या आप मुझे बता सकते हो फरवरी 2023 में कौन सा दिन कितनी बार आया होगा? सर, फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें एग्जैक्ट 28 दिन होते हैं। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें एग्जैक्ट 28 दिन होते हैं। यानी कि फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो,
फरवरी में सारे दिन 4 बार आएंगे एग्जैक्ट। बेटा फरवरी जो 2023 की आप देख पा रहे हो ना, इसमें जितने भी दिन होंगे ना, जितने भी दिन होंगे सारे दिन एग्जैक्ट 4 बार होंगे, 4 बार। चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, फरवरी का पहला दिन वेंसडे है, फरवरी का पहला दिन वेंसडे है। 2023 फरवरी का पहला दिन वेंसडे था, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फरवरी में 4 वेंसडे होंगे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे। क्योंकि फरवरी में एग्जैक्ट 4 वीक्स होते हैं, फरवरी में एग्जैक्ट 4 वीक्स होते हैं। 28 दिन का मतलब एग्जैक्ट 4 वीक्स, यानी कि फरवरी में जो भी दिन होगा वो एग्जैक्ट 4 टाइम्स आएगा, न 4 से ज्यादा न 4 से कम। समझ रहे हो? पहले आप मंथ के कंसेप्ट समझो कि किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, उसके बाद मैं आपको ईयर का कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर लीप ईयर की फरवरी है तो मुझे आप बता सकते हो लीप ईयर की फरवरी में कौन सा ऐसा दिन है जो उस महीने में 5 बार आ जाएगा? सर देखो, 1 तारीख को जो दिन है वही है ना, उससे एक दिन पहले 28 तारीख का दिन है। मान लो इस फरवरी में 29 दिन होते, मान लो इस फरवरी में 29 दिन होते, तो बेटा 29वां दिन हमारा क्या होता? 29वां दिन अगर हमारा वेंसडे होता। अगर इस फरवरी में 29 दिन होते तो 29वां दिन हमारा क्या होता? वेंसडे होता, वेंसडे। इसका मतलब यह है कि अगर मंथ हमारा 28 दिन का है तो उस महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो 5 बार आ जाए। अगर मंथ हमारा 28 दिन का है तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो 5 बार आ जाए। लेकिन अगर मंथ हमारा 29 दिन का है तो जो महीने का पहला दिन है ना, सिर्फ पहला दिन, वो दिन 5 होंगे बेटा। 1 2 3 4 5, बाकी सारे दिन बेटा 4 बार आएंगे। तो अगर फरवरी 29 दिन की है तो सिर्फ महीने का जो पहला दिन होता है वो उस महीने में 5 बार आता है, या फिर महीने का आखिरी दिन। अच्छा, अगर महीना हमारा 30 दिन का है, अगर महीना हमारा 30 दिन का है तो आप देख सकते हो कि जो महीने के पहले 2 दिन है वही आखिरी के 2 दिन है। तो जो महीने के पहले 2 दिन है, अगर महीना 30 तारीख का है तो महीने के पहले 2 दिन ऐसे हैं जो इसमें 5 बार आएंगे। पहले 2 दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार आएंगे, बाकी सारे दिन बेटा 4 बार आएंगे। देखो, फ्राइडे भी 4 है, सैटरडे भी 4 है, संडे भी 4, मंडे भी 4, ट्यूसडे भी 4। लेकिन वेंसडे पहला दिन है, थर्सडे दूसरा दिन है, तो पहले 2 दिन कितनी बार आए? 5 बार आए हैं। अगर महीना मान लो 31 तारीख का है, अगर महीना मान लो 31 तारीख का है तो जो महीने के पहले 3 दिन होंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यही इस महीने में 5 बार आ सकते हैं। अगर महीना 31 तारीख का है तो महीने के 3 दिन ऐसे हैं, पहले 3 दिन, जो इस महीने में 5 बार आएंगे। इसके अलावा कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। तो बेटा ये महीने का कंसेप्ट है, आप समझ गए ना? अगर महीना 28 तारीख का है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। अगर महीना 28 तारीख का है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। 29 तारीख के में पहला दिन 5 बार, 30 तारीख के में पहले 2 दिन, और 31 तारीख के में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। आ गया ना कंसेप्ट समझ? प्रैक्टिकल आपके सामने करके मैंने दिखाया है, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रखा है। वेंसडे पहला दिन है, थर्सडे दूसरा, फ्राइडे तीसरा, तीसरा दिन ही 31 का दिन बनता है, दूसरा दिन 30 तारीख का दिन बनता है, और पहला दिन बनता है 29 तारीख का दिन। तो महीने का कंसेप्ट तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों भाई? महीने का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया ना? लिख लो मंथ्स, और ऐसा कौन सा दिन है जो उस महीने में 5 बार आता? 28 तारीख के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता। 29 तारीख के में पहला दिन 5 बार आता है। 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन 5 बार आते हैं, और 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन उस महीने में 5 बार आते हैं। ठीक है? हाँ जी। अब बेटा एक साल की अगर मैं बात करूं, इन अ नॉर्मल ईयर, अगर एक साधारण वर्ष की बात करूं तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब समझ रहे हो बेटा? 52 वीक्स। लेकिन जो 52 वीक्स है ना, वो 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, है ना? ये 364 जो दिन है ये 30 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। तो जो 365वां दिन होगा वो 31 दिसंबर वाला दिन होगा। और बेटा 364 दिन 30 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब यह है 30 दिसंबर तक पूरे 52 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है जो भी दिन है उस साल में कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा।
जो भी दिन है साल में कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो 31 तारीख का दिन है वो साल का 365वां दिन है, जहां से ना 53वां हफ्ता शुरू हो जाता है। 53वां हफ्ता तो जो साल का आखिरी दिन है ना, वो उस साल में 53 बार आ जाता है। और हमें पता है बेटा, जो नॉर्मल ईयर का आखिरी दिन होता है वही उस साल का पहला दिन भी होता है। तो कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है, सिर्फ वही दिन उस साल में 53 बार आएगा, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे, है ना। तो नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक दिन ऐसा है जो साल में 53 आता है, बाकी सारे दिन 52 बार आते हैं। अच्छा, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो बेटा लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो जो 52 वीक्स होते हैं ना, वो पता है 364 दिन होते हैं हमारे। 52 वीक्स ये 29 की जगह, सॉरी 30 दिसंबर की जगह 29 दिसंबर को ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो 29 दिसंबर तक जितने भी दिन है वो 52 बार आ गए। और ये 30 दिसंबर वाला दिन और 31 दिसंबर वाला दिन ये साल में 53 बार आ जाएंगे। और ये जो साल के आखिरी के 2 दिन है, यही साल के पहले 2 दिन है। तो लीप ईयर में साल के पहले ऐसे 2 दिन हैं जो उस साल 53 बार आते हैं। लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन है जो उस साल में 53 बार आते हैं। जबकि नॉर्मल ईयर में साल का पहला ही दिन ऐसा है जो उस साल में 53 बार आता है। मेरी लाइब्रेरी में सभी लोग ओनली आपसे ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। पढ़ते हुए सबकी एक बार हमें पिक शेयर करो इंस्टाग्राम पर, या फिर जो हमारी बुक में व्हाट्सअप नंबर दिया है उस व्हाट्सअप नंबर पे। जल्दी से शेयर करो फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट है। लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन उस साल में 53 बार आते हैं, जबकि नॉर्मल ईयर में साल का पहला ही दिन 53 बार आता है ना। तो अगर मैं मंथ की बात करूं तो कोई भी दिन महीने में, अगर मैं मंथ की बात करूं तो कोई भी दिन महीने में कम से कम 4 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार आता है। लेकिन अगर मैं ईयर की बात करूं तो कोई भी दिन बेटा कम से कम 52 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। तो कोई भी दिन महीने में और साल में कितनी बार आते हैं, ये उसके पीछे का कंसेप्ट है। अच्छा, वीक में कोई भी दिन कितनी बार आता है? वीक में एक सप्ताह में कितने संडे होते हैं? सर वीक में तो कोई भी दिन एक ही बार आता है, एक हफ्ते में एक ही बार आएगा वो दिन है। एक हफ्ते में तो एक ही बार आएगा ना। देखो साल वाला तो मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, मतलब आपको हर चीज एग्जाम्पल से देखनी है। चलो मैं आपको 2024 का कैलेंडर दिखाता हूँ। 2024 एक लीप ईयर है। तो 2024 में जो साल के पहले 2 दिन होंगे ना, वो उस साल में 53 बार आएंगे। 2024 का पूरा कैलेंडर दिखाता हूँ, ये रहा 2024 का पूरा कैलेंडर। ठीक है ना, ये 2024 का पूरा कैलेंडर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैलेंडर को। ठीक है, अब आप, अगर मैं आपको काउंट करके दिखाऊं, ये 2024 का पूरा कैलेंडर है। आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखो, है ना। 2024 हमारी ना मंडे से शुरू हुई है। किससे शुरू हुई है बेटा? मंडे से शुरू हुई है, मंडे से। तो पहला दिन 1 जनवरी का दिन क्या है? 1 जनवरी का दिन है मंडे। और 2 जनवरी का दिन क्या है? 2 जनवरी का दिन है ट्यूसडे। तो बेटा मंडे और ट्यूसडे काउंट कर लो। सिर्फ ये 2 ऐसे दिन होंगे जो पूरी साल में 53 होंगे, बाकी सारे दिन 52 बार होंगे। देखो पता है क्यों? क्योंकि ये मंडे ट्यूसडे से शुरू हुई है और मंडे ट्यूसडे पे ही खत्म होगी। देखना, साल के आखिरी के 2 दिन मंडे ट्यूसडे ही हैं। 30 तारीख का क्या है? मंडे। 31 तारीख का क्या है? ट्यूसडे। देखो मंडे ट्यूसडे, मंडे कितनी बार है? मंडे 5 बार है जनवरी में, है ना। फरवरी में मंडे कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, मार्च में मंडे कितनी बार है? 4 बार है। अप्रैल में मंडे कितनी बार है? 5 बार है। मई में मंडे कितनी बार है? 4 बार है। जून में मंडे कितनी बार है? 4 बार है। जुलाई में मंडे कितनी बार है? 5 बार है ना। अगस्त में मंडे कितनी बार है? 4 बार है। सितंबर में कितनी बार है मंडे? 5 बार है। अक्टूबर में 4 बार है। नवंबर में 4 बार है। दिसंबर में कितनी बार है? 5 बार है। काउंट करना, 100% बेटा ये 53 बैठेगा, 100%। काउंट कर लो, 5 और 4 9 और 4 13 और 5 18, 18 और 4 22 और 4 26 और 5 31 और 4 35 और 5 40 और 4 44 और 4 48 और 5 53। तो 2024 में कुल कितने मंडे हैं? 53 मंडे हैं। क्योंकि बेटा 29 दिसंबर तक पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट हो गए। 29 दिसंबर तक इस साल में टोटल 364 दिन है, पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट हो गए। यानी कि 29 दिसंबर तक कोई भी दिन होगा,
इस साल में 52 बार आएगा। 29 दिसंबर तक कोई भी दिन होगा इस साल में 52 बार आएगा। फिर 30 तारीख और 31 तारीख वाले दिन टोटल 53 बार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ईयर का कंसेप्ट है, ये मंथ का कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। अच्छा, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये बताओ। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटी? हाँ जी, क्या पता होना चाहिए वर्ष 2020 में? इसके लिए इस वर्ष का पहला या आखिरी दिन पता होना चाहिए, है ना। इसके लिए इस वर्ष का पहला या आखिरी दिन आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। ठीक है, अभी कितनी और क्लासेस होंगी इस चैप्टर में? अभी और कितनी क्लासेस होंगी यार? इसलिए तो आप लोगों को पढ़ाने का मन नहीं करता, मतलब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, मतलब वो आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज सीखने को मिल रही है। तो एक तो होता है बच्चा और पढ़ने की कोशिश करता है, सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ। तुम लोगों का क्या हाल है, चैप्टर शुरू होते ही ये पूछना शुरू कर देते, सर ये चैप्टर कितने दिन और चलेगा। मतलब सारी एनर्जी डाउन कर देते हो, सारा इंटरेस्ट ही खत्म कर देते हो पढ़ाने का, है क्यों भाई? पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही खत्म कर देते हो तुम। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, सर अरे मतलब पूछते थे हमको मूवी देख रहे, अरे कितनी देर की हो रहा है भाई पिक्चर, इसका मतलब वो पिक्चर बेकार है, बोर है। तो हमें ऐसा लगता है आप पढ़ने ही नहीं चाहते। और अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो हम चैप्टर को फिर एक दिन में, मेरा क्या, मैं तो एक दिन में खत्म कर दूंगा चैप्टर। अगर देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिस बच्चे को सिलेबस खत्म करने की जल्दी हो है वो बच्चा वीओडी से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करे। ठीक है, तो आप वीओडी में जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो अगर आपको जल्दी सिलेबस करता है। लाइव के लिए बेटा आपको 6 महीने पूरा इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने तक वेट करो। 6 महीने से पहले सिलेबस खत्म नहीं होता लाइव में। ठीक है, उसकी सारी क्लासेस आपको 6 महीने के बाद ही मिल पाएंगी लाइव की, समझ लो, तब तक ही सिलेबस चलता रहता है। तो इसीलिए अगर आप जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं तो वीओडी से कंप्लीट करें। हाँ जी, ओके। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, इसके लिए हमें इस वर्ष का पहला दिन पता होना जरूरी है। हमें पता होना जरूरी है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तभी तो हम बता पाएंगे इस पूरी 2020 में कितनी बार बुधवार आएगा। बेटा ये स्टैंडर्ड मेथड या फिर आज की डेट से कंपेयर कर लो। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड मेथड तो अभी सिखाया नहीं है मैंने, अभी स्टैंडर्ड मेथड आप लोगों को नहीं सिखाया मैंने, है ना। तो हम आज की डेट से कंपेयर कर लेते हैं। आज बेटा 6 तारीख है, 6 मई और 2024 है। आज की डेट से हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हमें पता है कि इस साल का पहला दिन क्या था, इस साल का पहला दिन मंडे था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस साल का पहला दिन मंडे था, उसी से कंपैरिजन कर लो तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इस साल का पहला दिन मंडे था, तो बेटा 20 और 24 में 4 साल का अंतर प्लस लीप ईयर, 2020 तो लीप ईयर है, लेकिन 2024 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जनवरी से 1 जनवरी इसकी 29 फरवरी का यूज नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही लीप ईयर है। टोटल 5 और डेज है, 24 से 20 पीछे जा रहा है तो -5 यानी कि +2, ट्यूसडे वेंसडे। तो आपको पता है 2020 का पहला दिन वेंसडे था और 2020 एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर के पहले 2 दिन ऐसे हैं, लीप ईयर के पहले 2 दिन ऐसे हैं, वेंसडे और थर्सडे। ये 2 दिन ऐसे हैं जो इस पूरी साल में 53 बार आएंगे। तो 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? 53 बार। ये दो ऑप्शन तो कभी चूज नहीं करने, ये दो ऑप्शन तो कभी चूज नहीं करने हमें। अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आया था? बेटा अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आया था, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें 1 अगस्त 2020 का दिन पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे अगस्त 2020 में कुल कितनी बार रविवार आएगा। तो हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले 1 जनवरी 2020 का क्या था? वेंसडे था। तो इससे कंपैरिजन कर लो। हालांकि मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड सिखाऊंगा जिसमें आपको कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना कंपेयर किए आप आंसर दे सकते हो। तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन 31 माइनस का 1, 30। फरवरी बेटा 2020 की है, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 1, 30 का मतलब 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17, 7 दूनी 14, कितना बचा 3। बेटा जनवरी का दिन पता, अगस्त का निकालना, आगे जाना है, यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो भैया 1 अगस्त 2020 को सैटरडे था। अब हमें पता है अगस्त जो है ना, अगस्त जो है ना, अगस्त क्या है, अगस्त 31 तारीख का महीना है। तो पहले 3 दिन ऐसे होंगे जो इस महीने में 5 बार आएंगे। पहला दिन अगस्त का सैटरडे है, तो दूसरा दिन संडे होगा, तीसरा दिन मंडे। तो सिर्फ ये 3 दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार आएंगे, बाकी सारे दिन 4 बार आएंगे। तो कुल कितनी बार रविवार आएगा बेटा, तो ये दो ऑप्शन तो कभी चूज नहीं कर सकते। कुल कितनी बार रविवार आएगा, 5 बार रविवार आएगा। भाई अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार हैं, इसके लिए हमें अगस्त का पहला दिन पता होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ? समझ लो इस क्वेश्चन को, तसल्ली से समझ लो, आराम से, पेशेंस के साथ। हड़बड़ाने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हड़बड़ाने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बनाओ, फटाफट से बनाओ। चलिए साहब। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है कि जो सेंचुरीज है ना, सेंचुरीज, सेंचुरीज के ऑड डेज निकालो। अच्छा चलो, ये बताओ 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। 100 वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट करो। चलो ऑड डेज छोड़ो, तुम लीप ईयर बताओ। 100 साल में कितने लीप ईयर थे? सर 100 साल में 24 लीप ईयर थे, 24। 100 साल में कितने लीप ईयर थे? 24। 100 साल में कितने लीप ईयर थे? 24 थे। अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा? 100 साल में अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा? 100 साल में कितने विषम दिन हैं? तो हम लोग जानते हैं ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटू? ऑड डेज की वैल्यू निकालते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 100 साल में कितने विषम दिन होंगे बेटा? 100 में 24 जोड़ दो, तो ये जो 124 बन जाएगा, ये हमारा विषम दिन बन जाएगा। 100 प्लस 24 124। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज आप जानते हैं। तो 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? 124। लेकिन बेटा ये वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो 7 से भाग करके छोटा कर दो। 7 पे कम 7 बचे, 5 7 तो 49। तो फाइनली कितना बचा? फाइनली 5 बचा। फाइनली कितना बचा? फाइनली 5। तो 100 साल में 5 और डेज होंगे। ऐसे ही आप बताओ बेटा, कुल 200 वर्ष में कितने और डेज होंगे? 300 वर्ष में कितने और डेज होंगे? 400 वर्ष में कितने और डेज होंगे? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, है ना। 100 में तो हमने ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए। अब ये बताओ आप 200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, और 400 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। इन वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। बाकी के ऑड डेज कैलकुलेट करो फटाफट।
ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। हाँ जी, निकाल लिए ऑड डेज। बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे? 200 साल में कितने लीप ईयर हैं? सर 200 साल में 48 लीप ईयर है। 200 प्लस 48, 248 है ना। 300 में 72 है और 400 में 97 है लीप ईयर। तो 200 प्लस 48, 248, लेकिन 7 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 300 प्लस 72, 372, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 400 प्लस 97, 497, 7 से भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में और 400 साल में अगर लीप ईयर बालू, अगर लीप ईयर बताएं तो 24, 48, 72, 97। और अगर हम ऑड डेज कैलकुलेट करें तो जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं हमारे 5310। जो ऑड डेज होते हैं हमारे वो होते हैं 5310। कहीं भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है कि कितनी सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं। बताओ, कोई रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चीजों को रट नहीं रहे। बात समझ रहे हो ना? हम बिल्कुल रट ही नहीं रहे चीजों को। अच्छा, ये जो ऑड डेज है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था, सबसे पहला जो दिन था कैलेंडर का, डेट वॉज मंडे। दूसरा दिन कैलेंडर का ट्यूसडे था। मंडे से हमारी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तीसरा दिन वेंसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे और सातवां यानी कि जीरो यानी कि संडे। और यही 7 दिन कैलेंडर में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए 7 दिन की साइकिल बनती है। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, क्योंकि एक वीक में 7 दिन है। हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, इमेजिनरी कैलेंडर, काल्पनिक कैलेंडर, जहां एक वीक में 7 से ज्यादा दिन होंगे, तो वहां पे जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे ना, तो रिमाइंडर ऑफ 7 नहीं होगा, वो अलग चीज है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। इमेजिनरी कैलेंडर उन्हीं बच्चों को पढ़ना है जिनको कैलेंडर में इंटरेस्ट आया है, क्योंकि इमेजिनरी कैलेंडर आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो ही आप कल का लेक्चर अटेंड करना, वरना कैलेंडर चैप्टर आपके लिए आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए कैलेंडर आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जिनको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आया सिर्फ वही बच्चा कल के लेक्चर देखेगा, क्योंकि कल मैं आपको कराऊंगा कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। कल हम करेंगे कुछ इमेजिनरी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। कल कुछ इमेजिनरी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस। तो देखो, ये हमारे कैलेंडर के दिन थे, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब पूरे 100 वर्ष कंप्लीट हुए तो बेटा 5 और डेज निकले हमारे, यानी कि पांचवा दिन। 100वीं वर्ष का जो आखिरी दिन था वो क्या था? पांचवा दिन था। देखो, ये जो सेंचुरीज है ना, आपको पता है? अच्छा, आप एक चीज बताओ, 100, 200, 300, 400, इसमें तो आपने ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए 5310। अगर मैं आपसे पूछूं 500 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 600 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 700 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, टोटल 800 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, टोटल 900 में कितने हैं, 1000 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 1100 में कितने हैं, 1200 में कितने ऑड डेज हैं, टोटल 1300 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 1400 वर्ष में टोटल कितने ऑड डेज हैं। तो आप ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करो? इमेजनरी में कैसे क्वेश्चन होंगे वो तो कल पता चलेगा ना। इमेजनरी कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन होंगे वो तो कल पता चलेगा, जो कल का लेक्चर देखेगा। ठीक है। वरना आज कैलेंडर आप लोगों के लिए आज ही खत्म है, समझ रहे हो? कल स्पेशल क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये बताओ, देखो हमेशा आप 400 की टेबल बना लेना, आप 400 को रेफरेंस बना लेना, आप 400 का सर्कल बना लेना। 400 में ऑड डेज 0 है तो आप 400 की साइकिल बना लो। ठीक है। 500 में कितने ऑड डेज होंगे? 400 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5 ऑड डे होंगे। 600 में 400 प्लस 200,
0 प्लस 3 3 ऑड डेज होंगे। 700 में 400 प्लस 300 0 प्लस 1 1 ऑड डे होंगे। 800 400 का मल्टीपल है, 0 का मल्टीपल 0। 900 में 800 प्लस 100 0 प्लस 5 5 ऑड डे। 1000 में 800 प्लस 200 0 प्लस 3 3 ऑड डेज। 1100 में 800 प्लस 300 0 प्लस 1 1 ऑड डे। 1200 बेटा 400 का मल्टीपल है 0 ऑड डे। 1300 बेटा 1200 प्लस 100 0 प्लस 5 5 ऑड डे। 1400 1200 प्लस 200। तो आप लोगों को एक चीज पता है, ये जो 5310 है, यही 5310, यही 5310 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 5310 5310 5310। इसका मतलब आप समझ आए? इसका मतलब एक शानदार मतलब यह है कि किसी भी कैलेंडर में किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में, है ना, 11 साल लगते हैं। और जो साधारण वर्ष 11 साल में रिपीट नहीं होती वो 6 में रिपीट होती है। किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में पूरे 28 साल लगते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी सेंचुरी की बात करूं, मैं पूरी की पूरी शताब्दी की बात करूं, मैं पूरे के पूरे 100 वर्ष की बात करूं, तो बेटा एज इट इज 100 वर्ष रिपीट होते हैं 400 साल बाद। हर 400 साल बाद वही शताब्दी हमारी रिपीट हो जाती है। कहने का मतलब है कैलेंडर में सिर्फ 4 शताब्दी हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी। इसके अलावा कैलेंडर में कोई शताब्दी है ही नहीं। और ये कैलेंडर रिपीटेशन मोड पे लग रहा है। मतलब पहले 100 वर्ष, 200, 300, 400, यानी कि कैलेंडर में सिर्फ 400 वर्ष ही लिखे गए हैं। और 400 वर्ष के बाद ये कैलेंडर एज इट इज रोटेट हो रहा है लाइक दिस, ये ऐसे घूम रहा है। इसीलिए कैलेंडर का कभी कोई आखिरी दिन निकल के नहीं आ सकता, क्योंकि कैलेंडर हमारा ये रिपीटेशन मोड में काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? रिपीटेशन मोड में काम कर रहा है। इसीलिए कैलेंडर का कभी भी कोई लास्ट डे हो ही नहीं सकता, कभी आखिरी दिन कैलेंडर का नहीं हो सकता। कैलेंडर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, 100 200 300 400, 100 200 300 400, 100 200 300 400। इसीलिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शताब्दी का कौन सा प्रथम और कौन सा आखिरी दिन है, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर में 4 प्रकार की शताब्दी है। अच्छा ये बताओ कि हम 2024 वर्ष है हमारा, करंट ईयर 2024 है, ये कौन सी शताब्दी है? ये 21वीं शताब्दी है, 21वीं 21st सेंचुरी है। और एग्जैक्टली जो 21st सेंचुरी है वो कैलेंडर में कौन सी शताब्दी है? पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये बताओ। ये फर्स्ट सेंचुरी है, सेकंड सेंचुरी, थर्ड या फोर्थ? क्योंकि कैलेंडर में 4 टाइप की सेंचुरी है, इसके अलावा कैलेंडर में कोई सेंचुरी है ही नहीं। सिर्फ 4 टाइप की सेंचुरी है कैलेंडर में, इसके अलावा कैलेंडर में कोई सेंचुरी ही नहीं है। तो ये बताओ, ये जो 21वीं शताब्दी है, ये जो 21st सेंचुरी है, ये कौन सी सेंचुरी है? ये बताओ सर। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आप देखो बेटा 2000 प्लस 100, 2000 प्लस 100, यानी कि ये कैलेंडर में एक्चुअली पहली शताब्दी है। यानी कि हमारा जो कैलेंडर चल रहा है ना, ये पहली शताब्दी चल रही है, आपको पता है। और पहली शताब्दी का 24वां वर्ष है, पहली शताब्दी का 24वां वर्ष। तो ये जो करंट ईयर में 2024 है ना, ये एक्चुअली पहली शताब्दी का 24वां वर्ष है। ये फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है, फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर। तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि बताओ इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन और आखिरी दिन हो सकता है। क्योंकि कैलेंडर में 4 टाइप की सेंचुरी है, सिर्फ 4 टाइप की सेंचुरी है, इसीलिए सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे पूछे जाते हैं। तो पहली शताब्दी जिसमें 5 ऑड डेज निकलते हैं, दूसरी में 3 निकलते हैं, तीसरी में 1, और चौथी शताब्दी कंप्लीट हो गई तो 0 ऑड डेज आगे निकल गए। ये जो ऑड डेज है ना बेटा, यही सेंचुरी के लास्ट डेज है, सेंचुरी के अंतिम दिन। तो पहली शताब्दी का जो आखिरी दिन है वो 5 है। 5 का मतलब क्या बताना? कैलेंडर का 5वां दिन कौन सा होता है? 5 का मतलब बताओ, कैलेंडर का 5वां दिन कौन सा होता है? पहला दिन कैलेंडर का मंडे था, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, 5वां फ्राइडे सैटरडे। तो कैलेंडर का जो 5वां दिन था, 100 ईयर एज की क्यों होती है? सेंचुरी का मतलब 100 हो गया ना। तो कैलेंडर का जो पहली शताब्दी का जो आखिरी दिन था वो फ्राइडे था, यानी कि पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई थी। इसका मतलब यह है पहली शताब्दी का आखिरी दिन था 31 दिसंबर 100। इस दिन क्या था? फ्राइडे था। 31 दिसंबर 500,
ये भी तो पहली शताब्दी है। इस दिन भी क्या था, फ्राइडे था। 31 दिसंबर 900, इस दिन भी क्या था, फ्राइडे था। 31 दिसंबर 1300, इस दिन भी क्या था, फ्राइडे था। 31 दिसंबर 1700, इस दिन भी फ्राइडे था। ये सब पहली शताब्दी है, और 31 दिसंबर 2100 को भी फ्राइडे ही होगा। दीज ऑल आर फर्स्ट सेंचुरी। जितने भी पहली शताब्दी के आखिरी दिन हैं वो फ्राइडे ही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। 100 को 600 को बेटा 500 और 100 नहीं लेंगे, हमेशा 400 के मल्टीपल में ही ब्रेक करता है। हमें हमेशा 400 के मल्टीपल में ही ब्रेक करना है, हमेशा 400 के मल्टीपल में, है ना। देखो मैं इस चीज को प्रूव करता हूँ। 31 दिसंबर 100 को कौन सा दिन था, 31 दिसंबर 100, 500, इन सबको हम प्रूव करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर 100। देखो 31 दिसंबर 100 का जो दिन होगा, है ना, 31 दिसंबर 100 AD, फ्राइडे। देखो ये आ गया 31 दिसंबर 100 का दिन क्या। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 31 दिसंबर 100 को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। अच्छा, 100, 500, 900, 1300, 1300 का दिखाऊं आपको, 1300 का, 1300 को भी दिन 100% फ्राइडे होगा। 31 दिसंबर 1300 डे, देखो फ्राइडे, है ना। ये तो 23 दिसंबर आ गया, क्या बात है। 23 नहीं, 31 है। 31 दिसंबर, चलो 31 दिसंबर 1700 का दिन दिखाएं। 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर 1700 देखना, फ्राइडे। 31 दिसंबर 1700 फ्राइडे। और देखो 31 दिसंबर 2100 का दिन दिखाता हूं आपको। ये भी पहली शताब्दी का आखिरी दिन है। 31 दिसंबर 2100, 31 दिसंबर 2100, देखना 31 दिसंबर 2100 भी फ्राइडे है। समझ रहे हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी भी पहली शताब्दी है ना, जितनी भी टाइप की पहली शताब्दी है, सब फ्राइडे पे खत्म हुई है। जितनी भी सेकंड शताब्दी है उनका लास्ट है थर्ड, थर्ड का मतलब वेंसडे। जितनी भी दूसरी शताब्दी है उनका आखिरी दिन हमेशा क्या मिलेगा आपको। जैसे मैं पूछूं 31 दिसंबर 1800 को कौन सा दिन था, तो 31 दिसंबर 18 को वेंसडे था, 100%। क्योंकि 1800 का मतलब कौन सी शताब्दी हो गई, 1600 प्लस 200, दूसरी शताब्दी। तो 31 दिसंबर 1800 को आपको वेंसडे मिलेगा। 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 1800 का दो दिन होगा, वो 100% क्या होगा, वेंसडे होगा। देखना जरा 31 दिसंबर 1800 को वेंसडे है कि नहीं है। सर 31 दिसंबर 18 तो वेंसडे है ना। हर चीज हम गूगल पे सर्च करते जा रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, ये देखते हैं 300। पहला, पहला का मतलब मंडे। तो बेटा जितनी भी तीसरी शताब्दी है उनका आखिरी दिन क्या मिलेगा, उनका आखिरी दिन मंडे। तीसरी का मतलब आ गया 1900, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, ठीक है 1900। 31 दिसंबर 1900 को पक्का मंडे मिलेगा आपको। 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर, 1 2 3 4, ये रहा। देखना 31 दिसंबर 1900 को मंडे है कि नहीं है। सर 31 दिसंबर 1900 मंडे, है ना। 31 दिसंबर 1900 को क्या है, मंडे है।
तो हम कुछ भी रट नहीं रहे हैं बेटा, बिल्कुल हम बेसिक से समझ रहे हैं चीजों को। 400 जितनी भी 400 शताब्दियां, उनका आखिरी दिन हमेशा आपको संडे मिलेगा। जैसे 31 दिसंबर, जैसे 31 दिसंबर 2000, बेटा 100% क्या होगा, 100% संडे होगा, क्योंकि 400वीं शताब्दी का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000 को क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो ज्यादा हो गए। चलो, 31 दिसंबर 2000 को संडे मिलेगा डेफिनेटली, SUNDAY, 31 दिसंबर 2000 मिला संडे। तो कहने का मतलब है जितनी भी बेटा पहली टाइप की सेंचुरी है सब मंडे पे फ्राइडे पे खत्म होती हैं, जितनी भी सेकंड टाइप सेंचुरी है सब वेडनेसडे पे खत्म होती हैं, जितनी भी थर्ड टाइप सेंचुरी है सब मंडे पे खत्म होती हैं, जितनी भी फोर्थ टाइप सेंचुरी है सब संडे पे खत्म होती है। यानी कि सेंचुरी के जो लास्ट डे होते हैं वो संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होता है। इसके अलावा कोई भी दिन सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। तो संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के अलावा कौन कौन से दिन है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी कि टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते, नेवर, ये कभी नहीं हो सकते सेंचुरी के लास्ट डे। अच्छा, सेंचुरी के लास्ट डे पता कर लिए तो सेंचुरी के फर्स्ट डे भी पता कर लो। फर्स्ट डे भी पता करना बहुत आसान है। जब हमने लास्ट डे पता कर लिए तो हम फर्स्ट डे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा ये बताओ, पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हो रही है, आज पहली शताब्दी, आज का दिन फ्राइडे है, तो अगर आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा कि नहीं होगा? भाई आज पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हो रही है, तो आज पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो कल से दूसरी शताब्दी शुरू होगी। तो बेटा पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हो गई तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शताब्दी शुरू होगी कि नहीं होगी? दूसरी शताब्दी वेडनेसडे पे खत्म हो गई, उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू होगी। तीसरी मंडे पे खत्म हो गई, उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू होगी। चौथी संडे पर खत्म हो गई तो उसके अगले दिन मंडे से पहली शताब्दी शुरू होगी, उसके अगले दिन मंडे से पहली शताब्दी शुरू होगी, है ना? तो ये सेंचुरी के बेटा फर्स्ट डे होते हैं। तो कोई भी शताब्दी जो शुरू होती है वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे से ही शुरू होती है। इसका मतलब ये है जो सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे नहीं होते, जो फर्स्ट डे होते हैं वो लास्ट डे नहीं होते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे तो दोनों में कॉमन है, मंडे तो बेटा लास्ट डे भी हो सकता है, फर्स्ट डे भी हो सकता है, वरना टीटीएस फर्स्ट डे होते हैं, टीटीएस लास्ट डे नहीं होते। और बेटा फर्स्ट डे कौन कौन से नहीं बन सकते? संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये कभी भी किसी सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते। क्या मुझे आप पहली शताब्दी का पहला दिन लिख के दिखा सकते हो? पहली शताब्दी का पहला दिन 1 जनवरी, जैसे कि पहली शताब्दी मान लो 2100 है ना, 21वीं तो पहली शताब्दी, तो आप मुझे पहली शताब्दी का पहला दिन लिख के दिखाओ। सर 1 जनवरी 2001, ये पहली शताब्दी का पहला दिन है और ये पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2100। बेटा ये पहली शताब्दी है, ये बेसिकली 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी, ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन है और ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन है और ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। तो पहला दिन क्या होगा बेटा? पहला दिन, पहली शताब्दी का पहला दिन, भैया शताब्दी हमारी मंडे से शुरू हुई है और खत्म कहाँ हो रही है? फ्राइडे पर। 1 जनवरी 2001 को पक्का मंडे मिलेगा, 1 जनवरी 2001 को पक्का मंडे मिलेगा। मैं प्रूफ कर देता हूँ मंडे है कि नहीं। 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001, देखो 1 जनवरी 2001 को मंडे है कि नहीं है? 1 जनवरी 2001 को मंडे है कि नहीं है? 100% मंडे है, 100% मंडे है। ठीक है, तो ये शताब्दी के फर्स्ट डे होते हैं और ये शताब्दी के लास्ट डे होते हैं। बेटा कुछ भी रटना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट समझ लो। बेसिक जो मैंने आपको बेसिक समझाया ना वो समझो, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, कहीं भी रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चा कह रहा सर ये पता कैसे चलता है पहली शताब्दी है, दूसरी है, तीसरी, चौथी? बेटा 400 का मल्टीपल लो, 400 का मल्टीपल लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1900, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1600, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1700, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1800, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1500। अब बेटा 400 का मल्टीपल लो, 400 का,
तो 400 का मल्टीपल लेता हूं तो ये कितना एक्स्ट्रा 1600 प्लस 300, यानी कि ये कैलेंडर की तीसरी शताब्दी है। 1600 यानी कि ये तो चौथी शताब्दी है। 1600 प्लस 100 यानी कि पहली शताब्दी। 1600 प्लस 200, 200 का मतलब दूसरी। 1600 प्लस 300 यानी कि कैलेंडर की तीसरी शताब्दी। पहला दिन बेटा हमेशा 1 जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से। और बेटा 1500 तीसरी शताब्दी है, तो ये जो 15वीं शताब्दी है पता है शुरू कब से हुई होगी? शुरू हुई होगी 1400 के बाद। 1400 के बाद यानी कि 1401 से शुरू है, और ये खत्म कहाँ होगी? खत्म होगी 1500 पे। तो बेसिकली ये 15वीं शताब्दी का पहला वर्ष है और ये 15वीं शताब्दी का आखिरी वर्ष है। समझ रहे हो? 15वीं शताब्दी का पहला वर्ष, 15वीं शताब्दी का आखिरी वर्ष। 1401 का बेटा कैलेंडर, ये बताओ जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा ओवर है? ये बताओ, ये 14वां ओवर है, 15वां ओवर है? सर ये 15वें ओवर की पहली बॉल है, तो ये 15वां ओवर है ना। वैसे ही बेटा 15वीं शताब्दी की पहला वर्ष, ये क्या? 15वीं शताब्दी का पहला वर्ष, 15वें ओवर की पहली बॉल, 15वें ओवर की पहली बॉल। समझ गए ना कंसेप्ट? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? टीटीएस, ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते। इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? संडे, वेंसडे, फ्राइडे। संडे, वेंसडे, फ्राइडे पहला दिन नहीं हो सकता। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करो। एक बच्चा कह रहा है नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन एक होता है। बेटा नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन एक होता है, किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दिन एक कैसे हो जाएगा? शताब्दी में तो 100 वर्ष का गैप आ गया भाई मेरे। शताब्दी में तो 100 वर्ष का गैप आ गया। शताब्दी का पहला आखिरी दिन सेम नहीं हो सकता। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम हो सकता है, लेकिन शताब्दी का पहला और आखिरी दिन सेम नहीं हो सकता। शताब्दी का पहले और आखिरी दिन सेम नहीं हो सकता। सी सेट के लिए आप वीओडी सेक्शन से सिलेबस कंप्लीट कर लो, वीओडी में जाके।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को रविवार को मनाती है ना। तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब से मनाएगी? तो हम जानते हैं कि लीप ईयर, पूरा लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लेता है। पूरा लीप ईयर रिपीट होने में, पूरा लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लेता है। लेकिन लेकिन बेटा, पर्टिकुलर, मैंने आपको बोला था पर्टिकुलर एक दिन जल्दी रिपीट हो जाता है। हम पूरा यहाँ पे कैलेंडर सेम नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर एक दिन सेम करेंगे। 6 मार्च, 6 मार्च। तो 6 मार्च 2004 जो है, 6 मार्च 2004 तो नॉर्मल ईयर के समान भी हो सकता है। 6 मार्च 2004 नॉर्मल ईयर। 2008 की अगर मैं बात करूं तो बेटा 4 और 4 8 साल का अंतर। 4 साल का अंतर, बीच में 3 लीप ईयर नहीं आएंगे। 5 साल का अंतर है, और बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? 2004 तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा, 8 होगा। 5 और 1 6। देखो 6 मार्च 2010 का दिन निकालना, पक्का 6 मार्च 2010 का दिन संडे निकलेगा 100%। कैलकुलेट करो बेटा, 6 मार्च 2010 को दिन क्या है, जल्दी से कैलकुलेट करो। 6 मार्च 2010 का दिन क्या है, जल्दी से। सर 2004 2010 कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2004 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। क्योंकि 6 मार्च 2004 से आगे बढ़ेंगे तो इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल गई। तो सिर्फ एक ही लीप ईयर है। 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, यानी कि संडे रहेगा। तो बेटा पर्टिकुलर एक दिन नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का समान हो सकता है। पर्टिकुलर एक दिन नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का समान हो सकता है, बात समझ रहे हो? पूरा कैलेंडर रिपीट होने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे पर्टिकुलर एक दिन रिपीट होने की बात हो रही है। तो बेटा 2010 में वो अपना बर्थडे दोबारा से मनाएगी। 2010 में वो अपना बर्थडे दोबारा से मना लेगी। अगर यही क्वेश्चन होता कि अंकिता अपना बर्थडे 1 जनवरी 2004 को, या फिर 10 जनवरी, अंकिता अपना बर्थडे 10 जनवरी 2004 को संडे में मनाती है। अगर 10 जनवरी 2004 को संडे में मनाती है तो बताना दोबारा अपना बर्थडे संडे में कब बनाएगी? सर दोबारा अपना बर्थडे संडे में पता है कब बनाएगी? अब वो दोबारा अपना बर्थडे संडे मनाएगी 2009 को। अब वो बर्थडे मनाएगी संडे में 2009 को। 2009 को। पूछो कैसे? सर 4 और 9 में कितने साल का अंतर? 5 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर। इस समय 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 10 जनवरी से आगे बढ़ोगे। 5 और 2 7, 0 का मतलब 0। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक दिन रिपीट होने में मिनिमम 5 साल लग जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक तारीख रिपीट होने में 5 साल लग जाते हैं मिनिमम। 5 साल। 5 साल में कोई भी पर्टिकुलर एक दिन रिपीट हो जाता है, पर्टिकुलर एक दिन। समझ गए? तो अगर यहाँ पे 10 जनवरी होता ना, या 10 फरवरी होता, तो इसका आंसर होता 2009, है ना, क्योंकि तब 2004 लीप ईयर काउंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 10 मार्च, 6 मार्च है, 29 फरवरी के बाद की डेट है। इसका मतलब 2004 लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा, इसीलिए आंसर है 2010। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, समझो। तो बेटा जब कल की क्लास होगी तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड से डे काउंट करना सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आप जा सकते हो। फिर मैं आपको इमेजिनरी कैलेंडर के क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन कल सबसे पहले क्लास में हम स्टैंडर्ड मेथड सीखेंगे। कल सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? स्टैंडर्ड मेथड, कि किसी भी डेट का दिन कैसे पता करते हैं बिना आज की डेट से कंपेयर किए। हमें आज की डेट से कंपैरिजन की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर भी हमें दिन पता चल जाए।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। 365 दिन में कितने और डेज आएंगे सर? एक आएगा। 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, बचा एक, 7 दूनी 14, एक। तो 365 का मतलब कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा। 365 दिन बड़ा हो या एक दिन बड़ा हो, बात एक ही है। जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। 60 सप्ताह का मतलब है 0 ऑड डे। इसका मतलब जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उसी दिन कपिल पैदा होगा, क्योंकि इनके बीच में 60 सप्ताह का गैप है। सप्ताह में होते हैं 0 ऑड डे। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, भैया सुदेश कब पैदा हुआ? रविवार को। अगर सुदेश रविवार को पैदा हुआ तो 100% कपिल भी रविवार को होगा। भैया अगर सुदेश संडे को तो कपिल भी संडे को है, क्योंकि सुदेश और कपिल के बीच में जो ऑड डेज हैं वो 0 है। अच्छा, कपिल संडे को पैदा हुआ। अच्छा, कपिल जो है कृष्णा से एक दिन बड़ा है। 365 दिन बड़ा मतलब एक दिन बड़ा। तो कपिल एक दिन बड़ा है तो कपिल पहले पैदा हुआ। भाई कपिल एक दिन बड़ा है तो कपिल पहले पैदा हुआ, बाद में कृष्णा पैदा हुआ। तो कपिल एक दिन बड़ा है तो कपिल संडे को हो गया, तो कृष्णा कब पैदा होगा? कब? कृष्णा मंडे को पैदा होगा ना। भाई इसके एक दिन बाद कृष्णा पैदा हुआ, संडे के एक दिन बाद, यानी कि कृष्णा मंडे को पैदा हुआ। क्योंकि कपिल जो है कृष्णा से एक दिन बड़ा है, कपिल कृष्णा से एक दिन पहले पैदा हो गया। चलिए, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे कल। और कल सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मेथड पढ़ेंगे, फिर इमेजिनरी कैलेंडर, और कल फाइनली ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लव यू ऑल, लव यू भाई, टेक केयर।